नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इनसाइट। मैं हूं प्रीति सिंह। परीक्षा का मौसम आते ही देश के लाखों घरों में एक अनकहा तनाव पसर जाता है। किताबों से ज्यादा भारी हो जाती हैं उम्मीदें और बच्चों के मन में सवाल, अगर मैं उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो? WHO और NCRB के आंकड़े चेतावनी देते हैं कि स्टूडेंट एंजाइटी, डिप्रेशन और एग्जाम रिलेटेड स्ट्रेस अब सिर्फ इमोशनल इश्यू नहीं, एक सीरियस पब्लिक हेल्थ कंसर्न बन चुका है। ऐसे वक्त में CBSE ने 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए 24/7 साइको सोशल काउंसलिंग हेल्पलाइन शुरू की है। सवाल यह है कि क्या काउंसलिंग अब विकल्प नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था की जरूरत बन चुकी है? क्या स्कूल, माता पिता और सिस्टम तीनों इसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल, सवाल यही है कि क्या काउंसलिंग अब एजुकेशन सिस्टम का कोर पिलर बन चुकी है और इसमें डॉक्टर्स, स्कूल्स और पॉलिसी तीनों की जिम्मेदारी क्या है? आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। डेटा, नीति, जमीनी हकीकत और भविष्य की दिशा के साथ हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं तीन खास मेहमान। मेरे साथ प्रोफेसर यतनपाल सिंह बलहारा जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर हैं साइकार्टी, एम्स न्यू दिल्ली। बहुत बहुत स्वागत आपका प्रोफेसर साहब, शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। डॉक्टर ज्योति गुप्ता हमारे साथ जुड़ी हुई है, डायरेक्टर हैं द श्रीराम यूनिवर्सल स्कूल गाजियाबाद, साथ ही डायरेक्टर प्रिंसिपल हैं KR मंगलम वर्ल्ड स्कूल GK2 की। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर ज्योति गुप्ता इस चर्चा में हमारे साथ हिस्सा बनने के लिए। साथ ही मेरे साथ नीति शर्मा जुड़ी हुई है, ज्वाइंट डायरेक्टर हैं मीडिया CBSE। नीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीति जी, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। आज काउंसलिंग की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है? क्या इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि प्रेशर जो है वो एक तरह से अभूतपूर्व है, अनप्रेसिडेंटेड है? CBSE के असेसमेंट में स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ को लेकर सबसे बड़ी चिंताएं आखिर क्या हैं? नमस्कार सबको। मैं एक सिंपल सी बात कहना चाहूंगी जो आपने अपने शुरुआत में ही कही है कि आज का विद्यार्थी जो है वो ऐसे समय में बड़ा हो रहा है जो तेजी से बदलते समाज में शैक्षणिक दबाव, डिजिटल प्रभाव और करियर की अनिश्चितता जैसी चुनौतियों का एक साथ सामना कर रहा है। ऐसे परिप्रेक्ष्य में काउंसलिंग अब वैकल्पिक सुविधा नहीं है बल्कि एक शैक्षणिक मार्गदर्शन और समर्थन की आवश्यक प्रणाली बन चुका है। आप देखिएगा कि बढ़ता मानसिक और भावनात्मक दबाव हो या किशोरावस्था की जटिल चुनौतियां हो या डिजिटल युग की नई समस्याएं, करियर विकल्पों की जटिलताएं, आप देखिए समावेशिता और संवेदनशीलता की आवश्यकता इतनी जरूरी हो गई है आज के टाइम पे कि विविध पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की शैक्षणिक, सामाजिक, भावात्मक जरूरतें अलग अलग होती हैं और काउंसलिंग समावेशी वातावरण, सम्मान, गोपनीयता और गरिमा सुनिश्चित करता है, जैसा कि NEP में 2020 में भी स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है। तो हम अगर NEP का दृष्टिकोण लेते हैं तो डेफिनेटली CBSE का दृष्टिकोण बहुत आवश्यक हो जाता है उस तरीके से। और आप समझिएगा, और हम सब जानते हैं, हमारे साथ ज्योति गुप्ता मैम है जो एक हमारे स्कूल के पार्ट की सिस्टम है, कि हमारे यहाँ पे काउंसलर और वेलनेस टीचर्स अब एक मैंडेटरी क्लॉज के अंदर कर आते हैं और हर स्कूल के अंदर हम एक काउंसलर और वेलनेस टीचर की अनिवार्यता की बात करते हैं। वहीं रही बात अगर अभी टेली काउंसलिंग की, तो जिसपे हम चर्चा करेंगे, आगे भी चर्चा करेंगे कि हमारे यहाँ से एक साइको सोशल टेली काउंसलिंग जो अभी की बात नहीं है, इनफैक्ट 1998 से ये टेली काउंसलिंग व्यवस्था CBSE प्रदान कर रहा है अपने स्टूडेंट्स के लिए। और आने वाले टाइम्स में अब ये भी हो गया है कि सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, हम देखते हैं कि टीचर्स भी, पेरेंट्स भी और बाकी स्टेक होल्डर्स भी इसके साथ जुड़ते हैं। और आगे के टाइम पे मैं इसकी विस्तृत जानकारी भी दूंगी। और जी बिल्कुल। डॉक्टर ज्योति गुप्ता, एक स्कूल लीडर के तौर पर आप बच्चों को रोज करीब से देखती हैं। एग्जाम प्रेशर का पहला असर बच्चों के बिहेवियर में कैसे दिखाई देता है? प्रेशर उनके अराउंड सभी जगह दिखाई देता है। बच्चे इतना ज्यादा एग्जाम्स को सीरियसली ले लेते हैं क्योंकि हाई स्टेक एग्जामिनेशन होता है। सारे साल में बच्चों ने जो पढ़ा होता है, जब वो 10वीं में आते हैं और 12वीं में आते हैं तो उनका सारा जो रिपोर्ट है या जो जितना असेसमेंट है वो इन्हीं दिनों के ऊपर आधारित होता है, जिसकी वजह से अब 10th में 2 बोर्ड के एग्जामिनेशंस भी किए गए कि इसको
हाई स्टेक एग्जामिनेशन को उतना हाई स्टेक ना बनाया जाए। तो बच्चों में दिखाई देता है कि वो स्कूल कई दफा नहीं आना चाहते, अपना टाइम टेबल नहीं बनाना चाहते, और वो थोड़े से चिड़चिड़े में भी हो जाते हैं। उनके पेरेंट्स से बात करो तो पेरेंट्स बोलते हैं कि मतलब बच्चे अपनी स्पेस चाहते हैं, उनको ट्यूशन्स भी जाना होता है, उनको अपने दोस्तों से भी बात करनी है, उनको अपनी पढ़ाई भी करनी है, उनको स्कूल भी आना है। तो वो इजी ऑप्शंस देखने लगते हैं कि जो चीज हमारे बहुत ज्यादा हम जिसमें से निकल सकते हैं उसमें से निकल जाएं। बहुत बिहेवियरल इश्यूज आते हैं बच्चों को, बट उनकी हम लगातार काउंसलिंग करते हैं, उनको टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं, उनको ये बताते हैं कि ये आपका जो है फेलियर या इसमें पास होना आपके जीवन को नहीं दर्शाता, इसको सिर्फ एक इवेंट की तरह लेना चाहिए। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि उत्सव की तरह इम्तिहानों को लेना चाहिए और उसको प्रेशर नहीं लेना चाहिए। दिन सारे साल में जो भी पढ़ा है उसको सिर्फ आपको ये दिखाना है कि अपना एग्जाम लिख के कि आपको इतना आता है, या आगे भी उसको जाके आप कैसे उसको सुधार सकते हैं, वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये जो चीज है बहुत प्रेशर क्रिएट करती है बच्चों पे। और अगर हम इसको देखें तो ये ना सिर्फ बच्चों पे बट परिवारों पे भी बहुत प्रेशर इसका आता है। पेरेंट्स पे प्रेशर आता है, पेरेंट्स अपना इधर उधर जाना छोड़ देते हैं, उनकी अपनी पूरी जो छुट्टियां होती हैं वो इस पे डिपेंड करती हैं कि बच्चों के इम्तिहान कब हैं। तो एक पूरा परिवार का जो माहौल होता है वो इतना एक स्ट्रिक्ट माहौल बन जाता है कि बच्चे और घबरा जाते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि बच्चों के लिए जो ये प्रेशर हम क्रिएट करते हैं, ये सिर्फ एक पढ़ाई का प्रेशर नहीं है, ये सोसाइटल प्रेशर भी है, पारिवारिक प्रेशर भी है। अपने आप को प्रूव करने का जो प्रेशर है वो बच्चों पे नहीं होना चाहिए। बच्चों को सिंपली ये कहना चाहिए कि आपकी लर्निंग हो चुकी है, अब इम्तिहान के माध्यम से आपको सिर्फ इतना बताना है कि आप मतलब कितना उसमें सीख पाए हैं, कितना नहीं सीख पाए हैं, और आपको और भी मौके मिलेंगे। बच्चों के पास कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस भी होते हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए। और ये जो अनडिजायर्ड जो बच्चे अपने ऊपर प्रेशर ले लेते हैं वो नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर बलहारा, WHO कह रहा है कि हर 7 में से एक किशोर मेंटल हेल्थ चैलेंज से जूझ रहा है। आप इसे कैसे देख रहे हैं, समझ रहे हैं? क्या एग्जाम स्ट्रेस आज नॉर्मल प्रेशर से आगे बढ़कर क्लिनिकल कंसर्न बन चुका है? देखिए, अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस हम सबके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, और ये बात बच्चों के लिए भी सही है, विद्यार्थियों के लिए भी सही है कि इस तरह के जीवन की परिकल्पना करना कि जिसमें स्ट्रेस ना हो, वो मेरी नज़र में तो संभव नहीं है। बच्चों के लिए परीक्षा एक स्ट्रेस है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस सिचुएशन को थोड़ा सा और क्रिटिकली समझने की ज़रूरत है। देखिए, एग्जाम्स एक शेड्यूल्ड एक्टिविटी है। जीवन में बहुत सारे स्ट्रेस ऐसे भी होते हैं जो बिन बताए आ जाते हैं अचानक से। तो बच्चों के लिए परीक्षा एक्चुअली एक बहुत अच्छी लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, ये समझने की जीवन में जब ऐसे मौके पड़े, जब हमारे को कोई परखने की कोशिश करेगा तो उसके लिए खुद को कैसे तैयार करना है, कैसे अपना बेस्ट एफर्ट इसमें डालना है, ताकि हम ये देख सकें कि हम कहाँ पर हैं आज के समय और उसमें क्या बदलाव करने की ज़रूरत है। कई बार होता क्या है कि क्योंकि ये तैयारी या तो कम रह जाती है या देर से शुरू होती है, और जब परीक्षा पास आने लगती है तो फिर बच्चों में डर बैठ जाता है कि अब क्या होगा। और उसमें काफ़ी हद तक हमारे आसपास जो लोग हैं उनकी क्या अपेक्षाएं हैं हमसे, सिस्टम हमसे क्या अपेक्षा करता है, वो सारे कंपोनेंट्स भी उसमें जुड़ जाते हैं। लेकिन अगर मैं काउंसलिंग की बात यहाँ पर करूँ तो मेरी नज़र में काउंसलिंग को हमें एक रिसोर्स की तरह देखना चाहिए। काउंसलिंग में कोई नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सिंपली एक जरिया है बच्चों को वो एक हेल्प प्रोवाइड करने का जो उनको अपने जीवन को अच्छे ढंग से जीने में मदद कर सकता है। अब क्योंकि ये परीक्षा के परिप्रेक्ष्य में है तो शायद फोकस या ध्यान ज्यादा पढ़ाई के इशू पर रहेगा, लेकिन जैसा नीति मैडम ने भी बताया कि टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स, ये सिर्फ परीक्षा के समय जरूरी नहीं है। ये लर्निंग काउंसलिंग के जरिए उन्हें होगी, वो आगे जीवन में भी काम जरूर आएगी। बिल्कुल। तो नीति जी, थोड़ा अगर आप विस्तार से बताएं कि जैसे आप लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जिक्र किया, अब पूरी कोशिश है कि जो अब तक सिस्टम चलता आया है उसे बदला जाए, चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन पर अब जोर दिया जा रहा है। तो CBSE की जो काउंसलिंग इनिशिएटिव ये है, ये इस विजन से कैसे जुड़ रहा है?
देखिए ऐसा है कि सीबीएसई अमूमन जैसे मैंने बताया कि हम काउंसलिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज करते रहे हैं, बट जैसे कि इस चर्चा में भी ये चीज को इंगित किया गया है कि आज के टाइम पे शायद अब इसकी जरूरत और ज्यादा महसूस हो रही है, जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स हमने अभी डिस्कस किए थे। तो अगर आप सीबीएसई को देखेंगे और पिछले एक साल का अगर मैं बात करूं, तो हमने जो इनिशिएटिव्स किए हैं सबसे इम्पोर्टेंट तो वो है कि देयर इज अ मैंडेटरी क्लॉज दैट वी should all have a counselors and wellness teachers, जिसको अब बहुत ही उससे समझा जा रहा है, करा जा रहा है और इंश्योर किया जा रहा है कि वी शुड हैव दी काउंसलर्स एंड वेलनेस टीचर्स। हो सकता है आने वाले टाइम पे, क्योंकि करियर काउंसलिंग भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है जिसकी वजह से शायद बच्चे और एकेडमिक प्रेशर वहां से भी उत्पन्न होता है, तो हम उस पर भी कुछ चीजें लेके आएंगे आने वाले टाइम पे। इसके अलावा आप देखिएगा कि एक हमारा हब एंड स्पोक मॉडल लॉन्च हुआ था, जो हमने 7 अगस्त 25 में लॉन्च किया था। उसका सिंपल सा मतलब ये था कि हमने बहुत इजीली एक हब और स्पोक मॉडल के जरिए ये इंश्योर किया था कि जो स्कूल्स हैं जहाँ पे बहुत अच्छे काउंसलर्स हैं, जिनका सिस्टम बहुत पुख्ता है, बहुत बढ़िया है, वो अपने आसपास के उन स्कूलों के साथ कांटेक्ट करें विद इन से अ फ्यू किलोमीटर्स, जो शायद अभी वंचित है या जिनके पास, स्पेशली हम टायर 2 और टायर 3 जो सिटीज की बात करते हैं, जिनके पास अभी भी उन सारी सुविधाओं को उनको कलेक्ट करना है और लेना है। तो वो एक हब एंड स्पोक मॉडल हुआ था, जिसमें हमारे पास अभी बहुत अच्छा एक डेटा आ रहा है और इसको बहुत पिकअप किया है। नाउ उस हब एंड स्पोक मॉडल को जब हमने बनाया, तो ये नहीं ध्यान दिया गया कि हम एक थ्योरेटिकल एक चीज बना के और हम आगे दे दें। हमने उसके अंदर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाली, हमने उसमें थीम्स डाली, मंथली थीम्स थी, उसमें एक्टिविटीज थी, ग्रेड वाइज थी। तो ये पूरा डॉक्यूमेंट वेबसाइट पे अवेलेबल है, हर स्कूल के पास पहुंचाया गया है ई संदेश से। और इसमें ये चीजें हैं कि हर स्कूल अपने हिसाब से, या तो अपने हिसाब से उन एक्टिविटीज को कर सकता है, उसके पास सुविधा है, नहीं है तो हमने रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं, हमने पीपीटीज प्रोवाइड किए हैं, हमने उस हर चीज पे वो वर्कआउट किया है, सो दैट वहां से हैंड होल्डिंग करके वो काउंसलर्स अपने स्टूडेंट्स तक, और इनफैक्ट इवन टीचर्स, पेरेंट्स, हम सब को ही उसमें समावेश करने की कोशिश की गई है। सो दिस वाज वन वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव दैट वाज टेकन। सिमिलरली, जो आप सब लोग और हम सब लोग भी इस बात पे चर्चा करते आए और करते रहेंगे कि हमारे को फैमिलीज को अब कनेक्ट करना अपने स्टूडेंट्स के साथ अब बहुत जरूरी हो गया है। तो पीटीएम एक मादा रहा है, एक चीज रही है जिसपे हम इंटरेक्ट करते थे, टीचर्स इंटरेक्ट करती थी, लेकिन हाल फिलहाल एक पेरेंटिंग कैलेंडर भी लॉन्च किया है 2025 में, जिसमें कि पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स और स्कूल के कोलैबोरेशन को किस तरह से किया जाए, क्या उसमें एक्टिविटीज हो सकती हैं, क्या चीजें हो सकती हैं और हम कैसे उसमें अग्रसर हो सकते हैं, उसकी पूरी की पूरी एक मॉड्यूल डेवलप्ड है, जो अगेन हमारे वेबसाइट पे है, जिसपे हमने एक्टिविटीज की हैं, जिसको हम मॉनिटर करने की कोशिश करते हैं। उसमें भी इसी तरह का है कि कैसे इंटरेक्ट होना चाहिए, क्या थीम्स होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई थिंक प्रोफेसर साहब को भी पता होगा, हमने मेट एक प्रोजेक्ट किया है, जो कि हम इस समय एम्स के साथ कर रहे हैं, और वो अभी 26 अगस्त से 30 अगस्त तक वहां पे हमने काउंसलर्स की बहुत एक्सेसिव ट्रेनिंग करवाई थी। डेफिनेटली इट इज थ्रू द एम्स डिपार्टमेंट दिल्ली, who were part of it, and this is a long term project. We are doing a pilot, हमने अभी दिल्ली से शुरू किया है। वहां पे हम पेरेंट्स को भी टच करते हैं, हम टीचर्स और स्टाफ और उनको भी टच करते हैं, ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स तो हमारा पार्ट है ही। बिल्कुल। Another important initiative that was taken again, आप लोग समझ पाएंगे और हम लोग भी इन चीज पे चर्चा करते आए हैं कि substance abuse is another very important thing. Somewhere down the line it gets linked with the stress things in adolescents. तो जब हम adolescents की बात करते हैं सीबीएसई के इकोसिस्टम में, तो उसको केटर करने के लिए हमने एनसीबी के साथ एक एमओयू किया है 3 सितंबर को, जहाँ पे डीजी एनसीबी और हमारे चेयरपर्सन सीबीएसई ने उसको किया था। और वो भी वही है कि अप्रोच रहेगी ड्रग अवेयरनेस के लिए, सब्सटेंस अब्यूज के लिए, सो दैट वहां पे भी हम जो एडोलेसेंट्स हैं अपने और हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं, उनको टच कर पाए, उनको अवेयरनेस क्रिएट कर पाए। एंड more than that, we have very regular things like our annual summits, our regional summits. बिल्कुल, इस तरह की कोशिशें बिल्कुल ये लगातार होती रहती हैं। डॉक्टर ज्योति गुप्ता, पहल हो रही हैं और हम जानते हैं कि इन सब का मकसद यही है कि जो ग्राउंड रियलिटी है वो सुधरे, और इसमें एक समय लगता है, हम जानते हैं कि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जब हम NEP 2020 की बात करते हैं तो वो होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में क्या स्कूल मार्क्स सेंट्रिक सोच से हम बाहर अब निकल पा रहे हैं धीरे धीरे?
बिल्कुल निकल पा रहे हैं। अब काउंसलिंग जो है वो एक सेंट्रल हमारा थीम बन के रह गया है और एक सेंट्रल फंक्शन बन के रह गया है स्कूल में। एकेडमिक्स तो बच्चे करते ही हैं, बट हमने ये देखा है कि बच्चे एकेडमिक्स भी जो ठीक नहीं कर पाते हैं, वहां पे कहीं ना कहीं उनका इश्यू रहता है, उनको काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। बच्चे बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट से आ रहे होते हैं। हम लोग ब्रोकन फैमिलीज देखते हैं, फ्रैक्चर्ड फैमिलीज देखते हैं, घरों में हर तरह का डिस्कशन देखते हैं हम। इतना मीडिया एक्सपोजर है बच्चों को, कुछ बच्चे गेम्स खेलते हुए आते हैं, कोलैबोरेटिव गेम्स खेलते हुए आते हैं, कंपैरिजंस देखते हुए आते हैं, सोशल मीडिया पे होते हैं। तो बच्चा आजकल सिर्फ वो बच्चा नहीं रह गया जो परिवार से, एक जॉइंट फैमिली से निकल के आता था। उसके पास उसके दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची सब लोग रहते थे, तो वो अपना कुछ ना कुछ अपने बड़े कजन से, अपने छोटे कजन से या अपने बहन भाइयों से बांट सकता था। तो एक बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी और जो डिवाइस बेस्ड सोसाइटी हो गई है, तो बच्चे बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट में बड़े होते हैं। तो इसलिए काउंसलिंग जो है वो एक सेंट्रल फंक्शन हो गया है। एकेडमिक्स में बच्चा अच्छा नहीं कर रहा, या उसके बिहेवियरल इश्यूज है, या जनरल काउंसलिंग भी, जेंडर सेंसिटाइजेशन उसके अंदर आ जाती है, गुड टच बैड टच उसके अंदर आ जाता है। बच्चे क्योंकि जहाँ पे हमने देखा है अब्यूजेस भी होते हैं, वो भी एक्सेस और अपॉर्चुनिटी की वजह से होते हैं, और बच्चे कहीं ना कहीं उसको भी एक उनका एक इशू बन जाता है जिसमें उनको काउंसलिंग चाहिए होती है। सो हाउ टू लिव योर लाइफ प्रॉपरली, हाउ टू बिहेव प्रॉपरली, हाउ टू डू व्हाट यू आर सपोज टू डू, इन सब के लिए ये काउंसलिंग जो है वो एक सेंट्रल फंक्शन है। जैसे अभी नीति मैम ने बताया, सीबीएसई ने भी मैंडेटरी किया है कि काउंसलर स्कूल में होने चाहिए, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर काउंसलर्स हैं। ये नहीं कि आपके पास अगर 3,000 बच्चे हैं या 5,000 बच्चे हैं या 2,000 बच्चे हैं तो आप एक ही काउंसलर रखेंगे। आप अलग अलग काउंसलर्स रखते हैं, और ये काउंसलर्स ना सिर्फ उन बच्चों को देखते हैं जिनको कुछ इश्यूज आते हैं या जिनको काउंसलिंग की जरूरत है, पर हर क्लास में जाके वो हर बच्चे की प्रोफाइल बनाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके परिवार के बारे में बात करते हैं, उनके एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं। तो इससे बच्चे होलिस्टिकली बड़े होते हैं। तो अब सिर्फ ये एक पेरिफेरल मैं कहूंगी फंक्शन नहीं रह गया है, और सीबीएसई ने हर एक प्रिंसिपल को इसमें ट्रेन किया है, हर एक टीचर को ट्रेन किया है। जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं सीबीएसई की, उसका पहला मॉड्यूल, पहले आधे घंटे में सब टीचर्स को मेंटल हेल्थ के बारे में बताया जाता है, काउंसलिंग के बारे में बताया जाता है, फिर उनकी सब्जेक्ट की ट्रेनिंग होती है। तो बहुत ज्यादा इस चीज को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, और दी जानी भी चाहिए। बिल्कुल। अ, इसी को आगे आप अपनी नज़र में कैसे समझाएंगे प्रोफेसर बलहारा? जो ये हम देख रहे हैं साइको सोशल काउंसलिंग हेल्पलाइन है, इसकी शुरुआत हुई, जो कि बहुत अच्छा कदम माना जा रहा है, लेकिन फ़ोन बेस्ड काउंसलिंग एग्ज़ाम स्ट्रेस जैसे डीप इश्यू के लिए क्या पर्याप्त है? और आज का छात्र सिर्फ सिलेबस नहीं, कंपैरिजन ऑफ फियर ऑफ फेलियर भी झेल रहा है, बाकी और भी चीज़ें हैं जो अभी नीति मैम और डॉक्टर गुप्ता ने कही हैं। तो एग्ज़ाम सीजन में एम्स में सबसे ज़्यादा किस तरह के केसेस सामने आते हैं? देखिए, अगर मैं इश्यूज की बात करूं तो एक पूरे स्पेक्ट्रम के साथ बच्चे हमारे पास आते हैं। इस तरह के बच्चे भी हैं जिन्होंने पूरे साल अच्छी पढ़ाई की है, उन्हें कोई परेशानी नहीं कभी रही है, बट अब क्योंकि ये परीक्षा थोड़े अलग तरह से होती है, एक अलग एनवायरनमेंट में होती है, तो उसको लेके उनके मन में कुछ सवाल होते हैं और उसको लेके कुछ चिंता का भाव आ सकता है। फिर ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको लगता है कि पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं हुई जितनी अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो उनकी खुद की एक्सपेक्टेशन हो या परिवार के लोगों की एक्सपेक्टेशन हो, और उसके चलते उनको कंसंट्रेशन रिलेटेड इश्यूज या रिटेंशन की जो मैंने याद किया था वो अब ध्यान नहीं रहता है, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इस तरह के बच्चे भी आते हैं जिनको इस तरह की मदद की ज़रूरत होती है कि किस तरह से खुद को ऑर्गेनाइज करें, किस तरह से अपने दिन को हम प्लान करें, ताकि परीक्षा के पहले जो कुछ दिन मिलेंगे उसमें हम सिलेबस को अच्छे से रिवाइज कर सकें और किन चीज़ों को अच्छे से याद रख सकें। फिर अगर हम प्रॉब्लमेटिक स्पेक्ट्रम में और आगे बढ़ें तो इस तरह के बच्चे भी आते हैं जिनमें एंजाइटी का स्तर इस लेवल पर होता है कि उसके चलते उनको पढ़ने लिखने में ही दिक्कत आने लगती है। वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं पढ़ाई पर, कोशिश कर रहे हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि एंजाइटी का लेवल इतना है। और फिर अंत में बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनमें डिप्रेशन की समस्या आने लगती है, क्योंकि अब वो चिंता इस स्तर पर आ गई है
कि वो खुद से उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, और इसके चलते बायोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, जैसे नींद में कमी, भूख में कमी, या नेगेटिविटी के से रिलेटेड थॉट्स भी कभी कभी मन में आ सकते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, हो भी पाएगा या नहीं। और एक्सट्रीम केसेस में तो बच्चे ये सवाल भी मन में उठाने लगते हैं कि फिर इस तरह से जीवन जीने का क्या फ़ायदा अगर परेशानी इस स्तर तक है तो। इसके अलावा बच्चे इस तरह की समस्याएं लेकर भी आते हैं, बच्चे और अभिभावक दोनों, जिसमें समस्या पढ़ाई को लेकर सेकेंडरी होती है, क्योंकि मेन इशू इज टाइम मैनेजमेंट। बहुत से बच्चे फ़ोन पर बहुत ज़्यादा समय बिता रहे होते हैं, अपने डिजिटल डिवाइसेस पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ में ओवर एंगेज कर रहे होते हैं, और पढ़ाई से उनका ध्यान हट जाता है इसके चलते। तो प्रॉब्लम्स का स्पेक्ट्रम बड़ा वास्ट होता है, और क्योंकि प्रॉब्लम्स की नेचर बड़ी वेरीड और बड़ी वास्ट है, तो उसके लिए रिस्पॉन्स का लेवल भी अलग अलग होना चाहिए। जैसे जो बेसिक इश्यूज हैं, उसके लिए मेरी समझ में टेली काउंसलिंग एक बहुत इफेक्टिव जरिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि कई बार बच्चों को सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो उनकी बात सुन ले और उसको समझ ले, बिना उनको क्रिटिकली रिव्यू या इवेल्युएट किए हुए, बिना उनको जज किए हुए। तो वो जो एक एम्पैथेटिक लिसनर है, कभी कभी उतना ही काफी होता है। और फिर कई बार जो टिप्स होती हैं, बड़ी सिंपल सी टिप्स होती हैं जो टेली काउंसलिंग के जरिए दी जा सकती हैं। लेकिन जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, ये जो कोशिश की जा रही है, इसमें अलग अलग स्तर के इंटरवेंशंस अवेलेबल हैं, जहाँ पे आप टेलीकॉल कर सकते हैं, या फिर आपको काउंसलर से कांटेक्ट में भी प्लेस किया जाएगा। तो मेरा मानना है कि ये अलग अलग स्तर की जो इंटरवेंशन है, ये अलग अलग तरह की ज़रूरतों को केटर करेंगी। मगर एक पॉइंट मैं ज़रूर जोड़ना चाहूँगा कि अभिभावकों को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर बच्चे में शिकायत ज़्यादा है, ज़्यादा का मतलब अगर एंजाइटी और डिप्रेशन इस स्तर पर है कि वो काउंसलिंग के बाद भी ज़्यादा बदलाव नहीं देख रहे हैं, तो फिर एक प्रोफेशनल, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात करने की ज़रूरत ज़रूर आती है। बिल्कुल। नीति शर्मा, आप, क्योंकि समय कम है, मैं आखिर में एक एक राउंड और आऊँगी आप लोगों के पास। मैं चाहूँगी आप बताएं कि काउंसलिंग ज़रूरी है। आप लोगों ने बताया कि जो सीबीएसई स्कूल्स हैं वहाँ काउंसलिंग को इंस्टीट्यूशनल से और आगे चलकर हम एक तरह से देखेंगे कि अब ये धीरे धीरे मैंडेटरी बनने की दिशा में काम हो रहा है। और आप लोगों ने जैसे कहा कि कोशिश यही है कि जो भी काउंसलर हैं कम बच्चों की जिम्मेदारी उनके ऊपर हो, ऐसा ना हो कि 1 से 2,000 बच्चे हैं उनके ऊपर एक काउंसलर हो। यानी धीरे धीरे कदम और बेहतरी की ओर बढ़ रहे हैं। अब सीबीएसई ने काउंसलिंग को सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं रखा है। क्या आप मान रही हैं कि एजुकेशन सिस्टम, पेरेंट्स और सोसाइटी के बीच एक बड़े संवाद की शुरुआत हो चुकी है इसके जरिए? बिल्कुल, आपने सही बोला। और मैं एक प्रोफेसर साहब की बात को थोड़ा सा और डिटेल आउट करती हूँ इन जस्ट अ वेरी शॉर्ट टाइम, कि जो ये हमारा टेली काउंसलिंग सिस्टम है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक IVRS कॉल सिस्टम है, दैट विल बी देयर। उसमें क्या होगा, एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं वो आपको IVRS के थ्रू मिल सकती है। जो भी उसको कॉल करेगा वो 24/7 रहता है। उसके अलावा हम एक जो 9 to 5:30 वाला एक टाइम पीरियड रखते हैं, जिसमें हम टेली काउंसलर्स से जो है कनेक्ट कराते हैं। जो हमारे पास एट द मोमेंट वी हैव अबाउट 73, जिसमें 61 हमारे कनेक्ट होंगे इंडिया से, और हमारे स्कूल्स क्योंकि इंडिया के बाहर भी हैं, तो 12 हमारे इंटरनेशनल अलग अलग जगहों पे वो काउंसलर्स रहेंगे आपके पास। उसमें सबसे बड़ा फायदा ये होता है, क्योंकि हम ये काउंसलर्स प्रिंसिपल्स को ही रखते हैं, टीचर्स को ही रखते हैं, उन लोगों को रखते हैं जिनको CBSE के बारे में उनकी इंफॉर्मेशन, स्पेशली एग्जामिनेशन रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है कि कितने देर का पेपर होगा, कैसे करना है, क्या इश्यूज हैं, वो जब एक उस काउंसलर के थ्रू बच्चों को या इवन उनके अभिभावकों को पता चलता है, जो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में हो रहा है। क्योंकि अभी जैसे ज्योति गुप्ता मैम ने बोला, हम 2 बोर्ड की तरफ जा रहे हैं, विच इज अ वेरी न्यू सिस्टम फॉर एवरीबडी, नॉट ओनली फॉर अस, फॉर इवन फॉर द स्टेक होल्डर्स। तो उसमें क्या क्या एग्जामिनेशंस में क्या चेंजेस आए हैं, क्या आया है, कैसे करना है, तो इससे की बहुत बड़ी चीज जो है वो सामने आती है कि दे गेट द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशंस फ्रॉम द काउंसलर्स। नंबर 2, क्योंकि बहुत सारे और मिनिस्ट्रीज और लोग इस पे काम कर रहे हैं, तो हमने अपने स्कूलों में ये भी सर्कुलर्स के थ्रू प्रेषित कराया है कि जैसे टेलीमानस है, जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जो भी सुविधा है, आई थिंक वो भी 24/7 विशेषज्ञ सहायता उपलब्ध कराती है। वो भी हमारे स्कूलों के कम्युनिकेट किया गया है कि वो भी बच्चों तक वो इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए कि आप यहाँ से भी बात कर सकते हैं। इन अ सिमिलर वे हमारी NCB जो मानस चलाती है 1933 हेल्पलाइन,
जागरूकता बढ़ाने के लिए या जो इश्यूज करने के लिए, वो भी हमने स्कूलों तक प्रेषित किया है। तो वो कहने की बात यह है, जो प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि सिर्फ एक ही चीज पे केंद्रित नहीं है, सारी ही चीजों का जो पैरेलल एक्टिविटीज जो भी कोशिश कर रहा है, बिल्कुल, यानी इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। बिल्कुल। डॉक्टर गुप्ता, अगर आप थोड़ा बताएं कि जो पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस हैं वो कई बार अनजाने में प्रेशर बढ़ा देती हैं। आपके अनुभव में जो स्ट्रेस है जिस पर हम बात कर रहे हैं, जो आगे जाकर धीरे धीरे डिप्रेशन का रूप भी ले सकता है, जैसे हमें प्रोफेसर बल्हारा ने बताया है, आपके अनुभव में स्ट्रेस का बड़ा कारण सिलेबस है या जो पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस है वो हैं? साथ ही जो सीबीएसई काउंसलिंग हेल्पलाइन शुरू हुई है, क्या स्कूल्स इसे एक्टिवली प्रमोट कर रहे हैं या बच्चे इसे अभी भी एक लास्ट ऑप्शन के तौर पर देखेंगे? आपको क्या समझ में आता है? मैं आपका आखिरी क्वेश्चन सबसे पहले लूंगी कि जो सीबीएसई ने हेल्पलाइन शुरू की है उसके बारे में हम सब बच्चों को बताते भी हैं और हमारे अपने काउंसलर्स भी तैयार रहते हैं। और मैंने खुद भी कुछ साल पहले एज अ प्रिंसिपल इसमें पार्टिसिपेट किया था और देश भर से बच्चों के आते थे, फोन आते थे, हम उनको एड्रेस करते थे। कभी कभी तो बहुत ही अलार्मिंग कॉल्स भी आया करती थी जिसको कि हम फिर सीबीएसई को भी बताते थे और उन बच्चों के अभिभावकों को भी बताते थे। तो इस चीज को मतलब सभी बच्चे जो सीबीएसई में पढ़ते हैं वो अवेयर होते हैं हेल्पलाइन के बारे में और वो इसको कभी भी यूटिलाइज कर सकते हैं। सिलेबस में कहूंगी उतना ज्यादा नहीं होता। मोस्टली जितने भी स्कूल होते हैं, चाहे वो स्टेट बोर्ड्स के होते हैं या आईसीएसई या सीबीएसई, हम सब जानते हैं कि 10वीं और 12वीं का सिलेबस तकरीबन अक्टूबर में खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर हमारा प्री बोर्ड 1 होता है, प्री बोर्ड 2 होता है। बारी बारी ये चांस दिया जाता है बच्चों को कि वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें और जब वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर लेते हैं तो उनके ऊपर से उतना प्रेशर नहीं रहता। और धीरे धीरे हर एक स्कूल जो है वो पीरियोडिक टेस्ट्स भी करता है, मॉडल टेस्ट्स भी करता है और 100 में से 30 नंबर और 20 नंबर तो प्रैक्टिकल्स के ही रहते हैं, जहां पे बच्चे जो है एक नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट में अपने स्कूल में ही इम्तिहान देते हैं और जहां पर बाहर एक्सटर्नल एग्जामिनर्स आते हैं। मैं यहाँ पे बड़ी बात जो कहना चाहूंगी वो ये है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, उनके पड़ोसियों के साथ या बड़े सिबलिंग्स के साथ को कंपेयर नहीं करना चाहिए। और ये जरूर मॉनिटर करना चाहिए कि बच्चा साल भर शुरू से ही थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करता रहे। एनसीईआरटी की जो किताब है उसी को ही अगर बच्चा 4 बारी पढ़ लेगा, एक दफा पीरियोडिक टेस्ट में, एक दफा हाफ ईयरलीज में, एक दफा प्री बोर्ड्स में, फिर एक दफा और सेकेंड प्री बोर्ड में, तो प्रेशर जैसी कोई चीज रहती है। बिल्कुल डॉक्टर गुप्ता, यानी रूटीन और डिसिप्लिन शुरू से बिल्कुल आपने जैसे बताया, वो टाइम अपना बिता देते हैं और पेरेंटल एक्सपेक्टेशन बाद में जाके वो स्ट्रेस और ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही है डॉक्टर गुप्ता। प्रोफेसर बल्हारा, आखिर में मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्या मेंटल हेल्थ को लेकर स्टिग्मा अभी भी मौजूद है? क्या बच्चे खुद मदद मांगने से अभी भी डरते हैं? और क्या कब एग्जाम स्ट्रेस मैनेजेबल प्रेशर से रेड अलर्ट बन जाता है? सबसे ज्यादा जरूरी है पेरेंट्स के लिए, फैमिली के लिए और बच्चे के लिए समझना जरूरी है। ऐसे कौन से संकेत हैं जो पेरेंट्स और टीचर्स को तुरंत समझने चाहिए? देखिए, स्ट्रेस मैनेजेबल तब नहीं रहता है जब उसका कुछ हमारे जीवन के हिस्सों पर असर पड़ने लगे। एक है अगर बच्चे की नींद में बदलाव आने लगे, नींद कम आने लगे या नींद कम आने के साथ साथ फ्रेश रिफ्रेशिंग नींद ना हो, बच्चे की एपेटाइट कम होने लगे और वेट लॉस होने लगे, तो ये 2 बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स हैं कि स्ट्रेस अब शायद सीवियर लेवल पर जा रहा है। इसके अलावा जो मूड है, अगर वो सैड रहे, लो रहे और इस तरह से सैड या लो रहे कि जब खुशी का मौका आए तो भी वो खुशी ना फील कर पाए, तो वो भी एक चिंता की बात है। इसके अलावा एंजाइटी का स्तर इतना ज्यादा है कि उसके चलते पढ़ाई हो ही नहीं पा रही है, तो वो भी एक चिंता का विषय है। और अगर मन में भविष्य को लेकर चिंता इतनी बढ़ गई है कि भविष्य को अनसर्टेनिटी से देखा जा रहा है या बुरा ही होगा, इस तरह के थॉट्स आ रहे हैं, तो ये सब इंडिकेटर्स हैं या रेड फ्लैग साइंस हैं कि स्ट्रेस शायद उस स्तर पर है कि मदद की जरूरत है। ठीक है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि बच्चों में थोड़ी झिझक हो सकती है, वो शायद खुलकर अपनी बात खुद ना कर पाए, तो इसलिए जो अभिभावक और हमारे टीचर्स हैं उसका रोल भी इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप बच्चे के व्यवहार में कुछ ऐसा बदलाव देखें जो बड़ा रीसेंट ऑनसेट है और स्पेशली परीक्षा के समय में,
तो आपको उनसे बात करने की ज़रूरत है और उनकी मन की बात को समझकर उनको ठीक तरह की मदद पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। बिल्कुल, और इसी के साथ चर्चा का समय यही पूरा हो गया है। प्रोफेसर बलहारा आपका, डॉक्टर ज्योति गुप्ता आपका और नीति शर्मा, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आज की चर्चा साफ संदेश दे रही है कि काउंसलिंग कमजोरी नहीं, समझदारी है, ये अब लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। सवाल सिर्फ एग्जाम पास करने भर का नहीं है, बच्चों को इमोशनली, मेंटली स्ट्रांग बनाने का है। आने वाले दिनों में एजुकेशन सिस्टम की असली सफलता मार्क्स से नहीं, मेंटल वेलबींग से भी मापी जाएगी। इसी के साथ फिलहाल इनसाइट में इतना ही। आप बने रहिए सनसद टीवी के साथ। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।